हेलो दोस्तों, एचपीजीएस जोन में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं हरेंद्र फिर से उपस्थित हूँ आप लोगों के सामने ज्योग्राफी के एक नई क्लास के साथ। और मित्रों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जलमंडल और महासागर। ठीक है ना। इससे पहले की जो क्लासें हैं, जिन लोगों ने नहीं देखी हैं तो आप लोगों डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से पिछली क्लासों को देख लें। और जिन लोगों ने अभी पीईटी के फॉर्म अप्लाई नहीं किए हैं तो मित्रों पीईटी के फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि अब जो आगामी भर्ती हैं वो पीईटी माध्यम से ही यूपी करवाएगा। ठीक है ना। तो सभी पीईटी फॉर्म फिल कर दें। चलिए मित्रों, ज्यादा बातें न करते हुए हम टॉपिक पर चलते हैं। और आप लोग देख पा रहे हैं जलमंडल। ठीक है ना। तो देखो, मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि अगर हम पृथ्वी की बात करते हैं, अगर हम पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी का जो क्षेत्रफल है वो 50.49 करोड़ वर्ग किलोमीटर ये, या कहीं कहीं आपको ये भी मिल जाएगा 50.99। ठीक है ना। वो बुक में इधर उधर थोड़ा बहुत हो जाता है, तो याद रखना ये जो है वो पृथ्वी का क्या है, क्षेत्रफल है, समग्र पृथ्वी का क्षेत्रफल। अब इस क्षेत्रफल को दो भागों में डिवाइड किया गया है। तो एक 71% जो मैंने कहा था क्या है आपका जलमंडल है, इसका 71% जो लगभग 35.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर बनेगा। और दूसरा जो क्या है आपका, इसका 29% है स्थलमंडल। ठीक है ना। और मैंने कहा था ये रहता है आपका 35.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर, और ये बचेगा आपका 15 करोड़ वर्ग किलोमीटर। तो ये आपका जल और स्थल है। स्थल मंडल में महाद्वीपों को हम अगले वीडियो में कवर करना शुरू करेंगे। सबसे पहले आज की जो टॉपिक है, आज की जो बात है वो है हमारा जलमंडल। देखिए मित्रों, अगर जलमंडल की बात करें तो पृथ्वी पर जो जल है, पृथ्वी पर जो जल है वो आप लोग देख पा रहे हैं ये है। अब ये जल भी बटा हुआ है। हम कहते हैं कि पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा, पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा का 97% जल की कुल मात्रा ये है। तो इसका कितना 97.7% कैसा है, लवणीय जल है। कैसा है, लवणीय, जिसको हम और क्या कह सकते हैं, नमकीन जल भी कह सकते हैं मित्रों। तो ये ऐसा जल है जो नमक वाला है। और दूसरी अगर बात करें तो 2.5 जल, ये कैसा है, तो ये मीठा जल है। ये कैसा है, ये है आपका मीठा जल। तो जो कुल जल है इसको भी दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो लवणीय जल और एक मीठा जल। बात क्लियर हो गई आप लोगों को। देखो, मीठा जल जैसे अभी आपने सुना होगा, बहुत से कार्यक्रम चलते रहते हैं, बहुत सी ऐसी मुहिम चलती है जिसमें कहा जाता है कि जल बचाओ, जल है तो कल है, जल ही जीवन है ना। तो इसका जो कारण है वो ये है कि जल तो बहुत है पृथ्वी पर, ठीक है, पर जो बचाना है वो इसको बचाना है। 2.5% वाले को बचाना है। कुल जल का जो 2.5% है इसको बचाना है। बात क्लियर हो गई मित्रों। ये जो जल है देखो, लवणीय वाला, ये जल हमको महासागर और सागरों के रूप में पृथ्वी पर उपस्थित है। बात क्लियर है। और मीठा जल कहाँ है मित्रों, तो देखो, अगर मीठे जल की बात करें तो ये मिलेगा आपको ग्लेशियर, जितने भी हमारे ग्लेशियर हैं तो ग्लेशियर पर 1.5% है। और उसके अलावा है हमारा भूमिगत। तो भूमिगत कितना रह गया, अब भूमिगत है 1%। तो जो मीठा जल है वो ग्लेशियर में, भूमिगत, ठीक है नहीं, यहाँ पे है। अच्छा देखो, कभी कभी पूछा जाता है कि नदियां जो बहती हैं इनका जल कैसा है। तो मित्रों, नदियों का जल भी मीठा ही जल है, क्योंकि वो पानी आ कहाँ से रहा है भाई, ग्लेशियर पिघल रहे हैं तभी तो पानी आ रहा है ना। तो वो जल भी कैसा है, मीठा है, वो इसी भाग में आता है 1.5 में। बात क्लियर हो गई आपको। तो इस तरह से ये जल है। ठीक है। अब देखो, एक और बात मैं यहाँ पे आपको बता दूं, कई एक बार क्वेश्चन बन जाता है कि शुद्ध जल और अशुद्ध जल का, ठीक है नहीं। तो देखो, सबसे ज्यादा जो शुद्ध जल होता है, कई बार पूछेगा आपको कि सबसे ज्यादा जो शुद्ध जल है वो कौन सा जल होता है। तो मैं आपको बता देता हूं कि सबसे शुद्ध जल होता है वर्षा का जल। कौन सा होता है, याद रखना भाई, सबसे शुद्ध जल होता है वर्षा का जल। वर्षा का जल,
इस जल को मित्रों शुद्ध जल माना जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर बात करते हैं कृत्रिम तरह से जो शुद्ध जल है वो कौन सा है, तो जिसको बोलते हैं आसुत जल। कृत्रिम जो शुद्ध जल कौन सा होता है, कृत्रिम शुद्ध जल। कृत्रिम का मतलब है कि मानव ने जिसको अपनी क्रियाओं द्वारा मान लीजिए छान कर या उबाल कर जो शुद्ध कर लिया है उसको बोलते हैं कृत्रिम शुद्ध जल। ठीक है ना, तो कृत्रिम जो शुद्ध जल होता है वो डिस्टिल वाटर या जिसको बोलते हैं आसुत जल। क्या बोलते हैं, आसुत जल। ये जो है, ठीक है, याद रखना, ये शुद्ध जल है। ठीक है, अच्छा चलिए इसके बाद जो बात करते हैं वो है आपके पृथ्वी के जो गोलार्ध हैं उनमें जल की मात्रा, क्योंकि कभी कभी ये भी एग्जाम में आ जाता है। तो ध्यान दीजिएगा मित्रों, देखो ये पूरी संपूर्ण पृथ्वी है और इसमें अगर भाई अभी ये एक गोला है, इसका हमने दो गोले कर दिए, एक ऊपर वाला तो ये उत्तरी ध्रुव की तरफ है तो इसको उत्तरी गोलार्ध कह दिया, और नीचे की तरफ जो है उसको दक्षिणी गोलार्ध कह दिया। अब देखो दोनों में पूछता है कि जल की मात्रा कितनी है। आप लोग जानते हैं कि इस पूरी पृथ्वी पर जल की मात्रा कितनी थी, तो अभी मैंने बताया था पूरी पृथ्वी पर थी 71%। कितनी, 71% है। बात क्लियर है। अब इन दोनों में अगर हम देखें तो इसका देखो, ये उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो मित्रों उत्तरी गोलार्ध के लगभग 60% भाग पर, कितने पर, 60% भाग पर जल है और 40% पर क्या है, स्थल है। और अगर हम दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो दक्षिणी गोलार्ध में अगर जल की बात करते हैं मित्रों तो 81% पर, कितना, 81% पर जल है और बाकी कितना रह गया, 19% पर ही स्थल है। तो ये वाले स्थल हैं और ये वाले पॉइंट क्या है, तो क्या है भैया, 19% पे यहाँ पे स्थल है और 81% पे क्या है, आपका जल है। इतनी सी बात क्लियर हो गई सभी को। ठीक है, तो ये जलमंडल से संबंधित बातें थी। अब मैंने कहा कि हमारे यहाँ जो अधिकतर जल है वो कहाँ पे निहित है, तो देखो अभी मैंने बताया था महासागरों में। तो अब हम जो पढ़ने वाले हैं मित्रों वो पढ़ेंगे महासागर। ठीक है नहीं, अब देखो अगर महासागरों की बात करते हैं तो कितने महासागर हैं, कई बार क्वेश्चन बन जाता है। तो महासागरों की संख्या है 5। कितनी है, 5 महासागर हैं। कौन कौन से हैं, तो मैं आपको जो नाम है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता देता हूं, क्योंकि कई बुक्स में तो ये नाम दिए ही नहीं होते। ठीक है ना, तो देखिएगा ये मैं सभी नाम आपको बताता हूं। देखो मित्रों, अगर हम बात करते हैं इसमें पहला महासागरों की संख्या कितनी है, तो महासागर हैं आपके 5। महासागर क्या है, 5 हैं। महासागर की अगर बात करें क्या होता है, तो हम कहेंगे जल की सबसे बड़ी राशि, और विशेष तौर पर लवड़ी जल की जो सबसे बड़ी राशि है उसे ही महासागर कहते हैं। महासागरों की संख्या 5 है। पहला देखो तो पहले का नाम है प्रशांत। पहला कौन सा है, तो प्रशांत महासागर, ये आपका पहला महासागर है। दूसरा है क्रम में आपका, वो है अंध महासागर। अंध महासागर ये दूसरा है आपका। अगर तीसरे की बात करें मित्रों तो तीसरा है आपका हिंद महासागर। हिंद महासागर तीसरा है आपका। चौथे की अगर बात करें तो चौथा है आपका अंटार्कटिक। नहीं सॉरी, इसको ऐसे लिखो, हिंदी में लिख रहे हैं तो दक्षिणी ध्रुवी, इसको कहेंगे दक्षिणी ध्रुवीय महासागर। और अगला है मित्रों वो है आपका 5वां, इसको कहेंगे उत्तरीय ध्रुवीय महासागर। ये सभी मित्रों एक क्रम में व्यवस्थित हैं, सभी को मैंने एक क्रम से लगाया है। तो कभी पूछा जाए ये सबसे बड़ा है और ये वाला सबसे छोटा है, बात क्लियर है। इसके अलावा देखो इनको इंग्लिश में क्या कहा दिया जाता है, तो इसको बोला जाता है पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक, इसको पैसिफिक ओशियन बोल दिया जाता है। इसको बोल दिया जाता है अटलांटिक ओशियन, तो ये अटलांटिक ओशियन है। इसके बाद अगले की बात करें मित्रों तो ये है आपका इंडियन ओशियन, और एकमात्र महासागर है जिसका नाम किसी देश पर रखा गया है, इंडियन ओशियन। और इसके अलावा हम बात करें अगर इसकी दक्षिणी की तो इसको बोला जाता है अंटार्कटिका। अंटार्कटिक,
और मित्रों अंटार्कटिक एक महासागर भी है और एक महादेश भी है, इसको दोनों में पढ़ा जाता है, ठीक है ना, इसको दोनों में ही पढ़ा जाता है। अगला है आपका उत्तरी ध्रुवी, इसको बोलते हैं आर्कटिक। क्या बोलते हैं इसको? आर्कटिक ओशियन। तो ये इस तरह से नाम है आपके। अच्छा, बुक्स में अधिकतर लिखे हुए होते हैं वो क्या होते हैं कि कहीं पे इंग्लिश और कहीं पे हिंदी, मैंने आपको अलग अलग करके लिख दिया तो आपको समझने में परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो ये महासागर हैं, 5 महासागर। अब देखो इन महासागरों के अलावा अगर हम बात करें इनकी विशेषताओं की, ठीक है, तो सबसे पहले हम एक एक करके देखेंगे कि इनकी विशेषताएं क्या हैं। और विशेषताओं में सबसे पहले जो पढ़ते हैं वो प्रशांत महासागर को ही पढ़ते हैं। मैं इनको यहाँ से अभी रफ कर रहा हूँ, ठीक है, और बाद में हम जैसे जैसे आता जाएगा क्रम में लिखते चले जाएंगे। तो मित्रों पहला कौन सा है आपका जो सबसे बड़ा है वो प्रशांत महासागर है। देख लीजिएगा प्रशांत महासागर। देखो अगर हम मित्रों इसके क्षेत्रफल की बात करें कि कितना क्षेत्रफल है इसका, तो ये पृथ्वी के 1/3 भाग पर है। कितने पर है? 1/3 भाग पर स्थित है प्रशांत महासागर। और अगर इसके वास्तविक क्षेत्रफल की बात करते हैं तो हम कहेंगे कि 16.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर में ये स्थित है, ठीक है, मतलब स्थल मंडल से कुछ ज्यादा। अरे स्थल मंडल अभी बताया था 15 करोड़ है, उससे भी ये कुछ ज्यादा है, ठीक है। तो ये इसका क्षेत्रफल हो गया और विश्व का सबसे बड़ा और गहरा महासागर है ये। अब मित्रों बात करते हैं इसकी आकृति की, इसकी आकृति कैसी है, कैसा लगता है ये देखने में। तो इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। इसको कैसा कह दिया जाता है? तो याद रखिएगा आप लोग इसको त्रिभुजाकार, ये त्रिभुजाकार है। अब देखो कभी कभी पूछ लिया जाता है इसके जल का रंग कैसा है, जल का जो रंग है इसका वो किस तरह का है। तो ये हल्का हरा रंग है इसका, जल का हल्का हरा रंग होता है इसके जल का, ठीक है मित्रों। अब देखो अगली बात करें इसकी सबसे गहरी खाई कौन सी है। तो इसकी सबसे गहरी खाई है वो है आपकी, खाई को आप गर्त भी कहेंगे, क्या कहेंगे? सबसे गहरा स्थान या गहरी खाई, तो खाई को गर्त भी बोलते हैं, और वो है आपका मेरियाना। कौन सा है? मेरियाना ट्रेंच या मेरियाना गर्त। अच्छा, मेरियाना गर्त का एक और नाम है वो है चैलेंजर। क्या नाम है? चैलेंजर ट्रेंच भी इसको कह दिया जाता है, चैलेंजर ट्रेंच। अगर मित्रों हम इसके गहराई की और आकार की बात करें मेरियाना गर्त की, तो देखो सबसे पहले ये 11,022 मीटर गहरी है, 11,022 मीटर गहरी है। अच्छा, कई बुक में इसका थोड़ा ज्यादा कम भी हो जाएगा, ठीक है, तो परेशान ना हो। और ये विश्व की सबसे गहरी खाई भी है, या पृथ्वी की सबसे गहरी खाई कहो चाहे विश्व की सबसे गहरी खाई, ये पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थान है। विश्व ना पृथ्वी को, पृथ्वी की सबसे गहरी खाई है ये। है कहां पे ये, ठीक है। तो देखो मेरियाना गर्त के आकार को और देख लें तब स्थान बताते हैं। आकार है इसका अर्धचंद्राकार। आकार कैसा है इसका? तो ये अर्धचंद्राकार इसका आकार है मेरियाना गर्त का। और है कहां पे ये? तो मित्रों ये फिलीपींस के पास है। ये कहां है? तो ये फिलीपींस के पास स्थित है, फिलीपींस के पास। बात क्लियर है? तो इससे बनने वाले जो सामान्य क्वेश्चन थे मैंने आपको सभी कवर किए इसमें। अगला देखिए, सबसे गहरी खाई के बाद बात खड़ी होती है इसमें द्वीपों की। अच्छा, महासागरों में द्वीप क्या होते हैं? तो इनको बोलते हैं हम लोग प्रवाल द्वीप। क्या कहते हैं मित्रों? प्रवाल द्वीप। तो बात करते हैं प्रवाल द्वीपों की। तो इसमें जो प्रवाल द्वीप हैं, प्रवाल द्वीपों की संख्या पूछ ली जाती है। तो इसमें जो प्रवाल द्वीपों की संख्या है प्रशांत महासागर में वो लगभग है 20,000 से अधिक है। कितनी है? 20,000 से अधिक इसमें प्रवाल द्वीपों की संख्या है, 20,000 से अधिक। इतने प्रवाल द्वीप हैं आपके प्रशांत महासागर में। देखो प्रवाल द्वीप से थोड़ी सी बातें और बताता हूं आपको कि प्रवाल द्वीप क्या होता है ना। देखो जैसे जो प्रवाल द्वीप होते हैं ना, ये क्या एक वो होता है कोरल
नाम का एक जीव होता है जिसका जो आवरण होता है वो कैल्शियम का बना होता है ना। और वो क्या करता है कि उसकी एक विशेषता है कि मरने के बाद में वो जीव इकट्ठे होते जाते हैं। उनके जो आवरण है, जैसे आप लोगों ने शंख देखा होगा, सीप ही देखी होगी, तो वो क्या है, वो एक आवरण ही तो है, उनमें जीव रहता है। जब तक जीव है तब तक वो बढ़ते हैं और उसके बाद फिर वो रुक जाते हैं, नहीं बढ़ते अगर जीव मर जाता है तो। वैसे ये है, लेकिन ये क्या है कि यहाँ पे बहुत झुंड में रहते हैं, बहुत ढेर सारे, और एक दूसरे से चिपकते जाते हैं और जल में बड़ी बड़ी चट्टानों का निर्माण कर लेते हैं। इन्हीं को बोला जाता है फिर प्रवाल द्वीप। यहाँ जैसे देखिएगा, विश्व का जो सबसे बड़ा प्रवाल द्वीप है वो है आपकी ग्रेट बैरियर रीफ। क्या है आपका, जिसको बोलते हैं द ग्रेट बैरियर रीफ। ये जो द ग्रेट बैरियर रीफ है, ठीक है ना, ये कहाँ है, तो ऑस्ट्रेलिया में है। ये ऑस्ट्रेलिया में एक जगह है, ऑस्ट्रेलिया में मित्रों एक जगह है जिसका नाम है क्वींसलैंड, ठीक है नहीं, तो क्वींसलैंड में है। ऑस्ट्रेलिया में भी कहाँ है, तो हम कहेंगे पूर्व की तरफ, और पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की तरफ ये स्थित है। काफी बड़ी प्रवाल द्वीप है, जिसकी अगर हम बात करें इसकी लंबाई की तो 2 किलोमीटर में ये फैली हुई है, जो विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है, ठीक है नहीं। क्या है ये, कोरल रीफ से बनी हुई सबसे बड़ी जो प्रवाल भित्ति है वो क्या है, तो द ग्रेट बैरियर रीफ है, जो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में स्थित है, ठीक है मित्रों। याद रखना इसको, 2 किलोमीटर में है ये। कितने में है, तो 2 किलोमीटर में है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हम बात करते हैं, देखो भारत की अगर बात करें कि भारत में भाई कोई भी ऐसा द्वीप है जो इन कोरलों से निर्मित हो, तो भारत का जो कोरल द्वीप है वो लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप भी इन्हीं कोरलों से मिलकर बना है। इसके अलावा देखो जो राम सेतु है ना, तो राम सेतु भी जो बना है वो कोरल से ही बना हुआ है। बात क्लियर है ना, कोरल पत्थरों से ही मिलकर बना हुआ है राम सेतु, इसको भी याद रखना आप लोग, ठीक है मित्रों। अब देखो इसके अलावा हम कुछ और बातें कर लेते हैं प्रशांत महासागर की। तो प्रशांत महासागर में जो मतलब महाद्वीप, ये किन किन महाद्वीपों को टच करता है, ये क्वेश्चन भी कई एक बार एग्जाम में आ जाता है। तो देखो किन किन महाद्वीपों को टच करता है, मैं वो बातें और आपको बता देता हूं, तो इसको यहां से रफ कर देता हूं। देखिए, अगर हम महाद्वीपों की बात करें, किन किन महाद्वीपों को ये टच हो रहा है, तो महाद्वीपों में सबसे पहले बात करते हैं, ये आपका इधर उत्तरी अमेरिका, ये जो टच करेगा इससे उत्तरी अमेरिका को टच करता है, ये उत्तरी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका को टच करता है ये दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका के अलावा ये आपका टच करता है एशिया को। एशिया के अलावा ये मित्रों टच करता है आपका ऑस्ट्रेलिया को। तो इन महाद्वीपों को, ये इन महादेशों को या इन महाद्वीपों से टच होता है आपका प्रशांत महासागर। तो ये प्रशांत महासागर से बनने वाले जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जिनको मैंने कवर किया था, ठीक है। अगला देखिए, अगला अगर हम बात करते हैं इसके बाद, जो दूसरा महासागर है आपका, और दूसरा महासागर कौन सा है मित्रों, तो मैंने आपको बता दिया था क्रम में। दूसरा महासागर है आपका अंध महासागर। दूसरा कौन सा है, तो दूसरा महासागर है अंध महासागर। और जो अंध महासागर है इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, अटलांटिक। क्या कह देते हैं मित्रों, इसी को बोल देते हैं अटलांटिक ओशियन, ठीक है ना। अटलांटिक ओशियन की विशेषताएं देखें तो सबसे पहले क्षेत्रफल देखिए, इसका क्षेत्रफल कितना है, तो हम ये कहेंगे कि पृथ्वी का अगर बात करें तो पृथ्वी के ये 1/5, कहीं लगभग 1/5 से ज्यादा है, पर 1/6 से कम है, तो कहेंगे 1/6 भी दिया हो, परेशान ना हो जाए, ठीक है। तो 1/5 भाग पर है, या इसको हम वास्तव में देखें तो हम कहेंगे ये लगभग 8 करोड़ वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है इसका क्षेत्र, तो काफी बड़ा है। और हम कहें तो विश्व का दूसरा बड़ा महासागर है ये। इसके जल के रंग की बात करते हैं कि इसका जो जल है वो जल का रंग कैसा है, तो इसका जल, इसको अंध महासागर या काला महासागर भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो इसके जल का रंग काला दिखाई देता है, हालांकि जल काला नहीं है, पर जब देखते हैं तो उसमें इस तरह के काफी जीव वगैरह रहते हैं, मतलब वो रहते हैं, घास है जैसी होती है ना घास, जिनको प्लंकट क्या बोलते हैं, प्लंकट है ना,
तो वो जो है रहते हैं, इसीलिए ये कैसा दिखता है, काला। काला महासागर भी इसी को कहा जाता है, अंध महासागर भी इसी को कहा जाता है। अगला देखिए, अगली अगर हम बात करें मित्रों कि इसकी आकृति कैसी है, इसकी आकृति देखने में कैसा दिखता है ये, तो इसकी आकृति एसनुमा है। कैसी है? एसनुमा, या कहीं कहीं आपको एटनुमा भी मिल जाएगी। इस तरह से ये इसकी आकृति है। अब अगर बात करें इसकी सबसे गहरी खाई की, कि जो इसका जो सबसे निम्नतम बिंदु है, सबसे गहरी इसकी जो खाई है, तो वो है आपकी प्यूर्टो रिंको। क्या है आपकी? प्यूर्टो रिंको। ये आपकी सबसे गहरी खाई है इसकी, प्यूर्टो रिंको। ठीक है नहीं, जो आपकी हवाई द्वीप के पास स्थित है प्यूर्टो रिंको, और ये है आपका 8392 का 8392 मीटर गहरी खाई है ये। ठीक है। अगला देखिए, अगर अंध महासागर की बात करें तो ये किन किन महाद्वीपों से टच होता है वो और देख लेते हैं इसमें। तो मित्रों, ये जो टच होता है आपका, ये जो टच होता है आपका, वो उत्तरी अमेरिका से होता है, आपका दक्षिणी अमेरिका से होता है। ये किस किस से होता है? तो ये होता है आपका उत्तरी अमेरिका से, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। अच्छा, कुछ लोगों को दिक्कत हो रही होगी कि अभी ये भी पहले वाला भी टच हो रहा होता है ना, तो ऐसे पृथ्वी गोल है ना, तो ऐसे देखेंगे इधर उत्तरी अमेरिका, मान लीजिए ये इस तरह से उत्तरी अमेरिका है, नीचे को यहाँ दक्षिणी अमेरिका है, तो उत्तरी अमेरिका के इस तरफ वाला तो प्रशांत है, इधर वाला, और इधर वाला क्या है, कौन सा टच होता है? तो इधर वाला है आपका ये अंध महासागर। समझ रहे हैं ना? तो इधर से भी टच हो रहा है, इधर से भी इन दोनों को टच कर रहा है, तो अंध महासागर इस तरफ है। ठीक है। अगला देखिए, तो उत्तरी अमेरिका हो गया, दक्षिणी अमेरिका हो गया, फिर तो यूरोप, यूरोप के बाद ये अफ्रीका। इन महादेशों को ये टच करता है, इन महादेशों से इसकी जो है सीमा लगी हुई है। ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें इसमें अन्य गहरी खाइयों की, तो और भी इसमें काफी गहरी खाइयां हैं। ठीक है ना, और भी काफी गहरी खाइयां हैं। जैसे मैं आपको कुछ नाम बोलता हूं खाइयों के, वो है आपकी रोमास है, सैंडविच है, नेरेस है, वो इसमें अन्य खाइयां हैं, पर आप इसी को याद रखना, यही ज्यादा जरूरी है, कभी कभी पूछ लेता है इसको भी। ठीक है। अब चलिए बात करते हैं आपका अगले महासागर की बात करते हैं, और अगला महासागर कौन सा है हमारा क्रम में? तो अगला महासागर है हमारा हिंद महासागर। कौन सा है मित्रों क्रम में? तो अगला महासागर है हिंद महासागर, इंडियन ओशियन। तीसरा है आपका हिंद महासागर, हिंद महासागर। और मित्रों, हिंद महासागर एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका नाम मैंने कहा किसी देश के नाम पर रखा गया है। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि जो हमारे पुराण थे, है ना, हमारे पुराणों में इसको क्या नाम दिया गया है? तो मित्रों, पुराणों में इसका नाम मिलता है रत्नाकर। क्या मिलता है? पुराणों में इसी महासागर का नाम रत्नाकर नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है। अब देखो, क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं, इसका कितना है। तो क्षेत्रफल अगर हिंद महासागर का देखें तो इसका क्षेत्रफल है लगभग 7 करोड़। कितना है? लगभग 7 करोड़ वर्ग किलोमीटर। और कम क्षेत्रफल के कारण इसको क्या कह दिया जाता है? तो कम क्षेत्रफल के कारण ही इसको कह दिया जाता है आपका अर्ध महासागर। क्या कह दिया जाता है? अर्ध महासागर। तो याद रखना, इसी को अर्ध महासागर, ठीक है, भी कहा जाता है। अगला देखिए, अगर इसके जल के रंग की बात करें, कैसा दिखता है ये? तो ये इसको नीला, इसका जो रंग है वो कैसा है? तो नीले रंग का है ये। अगला देखिए, इसके अलावा अगर हम इसकी गहरी खाई की और आकृति की बात करें, तो आकृति है इसकी, देखो ये 2 तरह से मिल जाएगी आकृति, है ना। सबसे ज्यादा तो आपको एम मिल जाएगी, एम, और कहीं कहीं ये भी देगा कि विकृत बाई, पर एम ज्यादा ठीक है। ठीक है नहीं, तो आप लोग ध्यान देंगे एम आकृति। और अगला बात करते हैं अब इसकी सबसे गहरी खाई। तो आप लोग जानते होंगे कि इसकी जो सबसे गहरी खाई है, सबसे गहरी खाई वो है आपकी सुंडागर्त। क्या है मित्रों?
सुंडा गर्त है, सुंडा खाई है जो आपका 51-52 मीटर गहरा है। जावा द्वीप, इस खाई को जावा खाई भी कहा जाता है। इसको और क्या कह दिया जाता है, तो इसको जावा खाई के नाम से भी या जावा गर्त के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है इसको जावा गर्त के नाम से, क्योंकि ये जावा द्वीप के ही पास है। जावा के पास होने के कारण, जावा द्वीप के पास होने के कारण इसको जावा खाई भी कहा जाता है। पर याद रखना एग्जाम में सुंडा के नाम से भी कई बार इसको पूछा गया है। ठीक है मित्रों, अगला अगर हम बात करते हैं इसमें इसकी औसत गहराई और देख लेते हैं, क्योंकि हमारे नजदीक है। तो इसकी जो औसत गहराई है हिंद महासागर की, औसत गहराई औसतन कितनी है, तो इसकी औसत गहराई 4000 मीटर है। और ये मैंने आपको इसलिए भी बताई क्योंकि जितनी हिंद महासागर की औसत गहराई है, लगभग पृथ्वी के महासागरों की औसत गहराई भी उसी के बराबर है। इसीलिए मैंने आपको ये बता दिया। तो याद रखना कि हिंद महासागर की और सभी महासागरों की औसत गहराई लगभग बराबर ही है। ठीक है, महासागरों की औसत गहराई की बात करें तो 3800 मीटर है और ये लगभग 4000 है, तो लगभग आपस में बराबर है, तो उतना ही है। ठीक है नहीं, तो याद रहेगा आप लोगों को। चलिए इसके बाद हम बात करेंगे जो अगला हमारा महासागर है। और मित्रों जो अगला महासागर है क्रम में हमारा, वो कौन सा है, तो वो है आपका अंटार्कटिका। अच्छा देखो, कई एक जगह इसको केवल एक महाद्वीप में ही पढ़ा जाता है। ठीक है ना, कई एक जगह इसको कहाँ पढ़ा जाता है अंटार्कटिका को, तो अंटार्कटिका को केवल अंटार्कटिका या इसको दक्षिणी ध्रुव भी बोलते हैं, दक्षिणी ध्रुवीय महासागर। तो इसको कई एक जगह पढ़ा जाता है केवल महाद्वीप में। पर ये महाद्वीप में पढ़े जाने का कारण क्या है, क्योंकि इस पे पूरे पे क्या है, बर्फ जमा है। क्या है, बर्फ जमा है। और मित्रों जो बर्फ है वो भी काफी घनी मात्रा में है, अधिक है। ठीक है नहीं, काफी अधिक बर्फ जमा होने के कारण ही इसको क्या कह दिया जाता है, महाद्वीप में गिन लिया जाता है। ठीक है ना। चलिए, तो बर्फ की चादर से ढका हुआ है, श्वेत महाद्वीप कहते हैं इसको। ठीक है, महाद्वीप में और ज्यादा बातें इसके बारे में बताऊंगा। अभी इससे जो महासागर से संबंधित पॉइंट हैं हम उनको इसमें कवर करेंगे। तो सबसे पहले क्षेत्रफल को देखेंगे, इसका क्षेत्रफल कितना है। तो मित्रों इसका क्षेत्रफल है आपका 1 करोड़, सॉरी, इसका क्षेत्रफल है 1,42,00,000 वर्ग किलोमीटर, 42 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है ना, ये इसका क्षेत्रफल है। और मैंने कहा आकार में ये चौथे नंबर पे आता है। अगला अगर हम बात करें आकार के बाद इसके रंग की, तो आप लोग जानते हैं इसको श्वेत महासागर या महाद्वीप। ठीक है, क्योंकि बर्फ जमी रहती है इसीलिए श्वेत है, सफेद रंग का है ये। अगला, अब देखो जल तो है ही नहीं, ठीक है नहीं, क्योंकि सब जमा हुआ है, तो जल तो मित्रों इस पे है ही नहीं। ठीक है, आकृति की और बात कर लेते हैं। आकृति की अगर बात करें तो इसकी आकृति प्याज जैसी है। ठीक है, जो प्याज की आकृति है वैसी इसकी आकृति है। ठीक है, और वैसे अगर देखें तो अगर मैं बना के दिखाऊं आपको, तो लगभग एस की तरह ऐसे कटा हुआ, इस तरह से इसकी कुछ आकृति रहती है। ठीक है, आप लोग एक बार इसको और देख लेना। तो इस तरह से इसकी आकृति है, इसको प्याज की आकृति भी कह दिया जाता है। ठीक है मित्रों, इसको प्याज की आकृति का नाम भी दे दिया जाता है, इस तरह से आकृति है इसकी। ठीक है, चलिए। अच्छा, इसके अलावा देखो अंटार्कटिका की बात करें तो मैंने बताया था आपको कि यहाँ पे बर्फ है, तो ज्यादा लोग यहाँ रहते नहीं, बहुत ना के बराबर लोग रहते हैं। केवल यहाँ पर रिसर्च सेंटर वगैरह हैं, तो वही रिसर्च वगैरह करते रहते हैं, जिनमें हमारे मैत्री, गंगोत्री, ठीक है नहीं, जो रिसर्च सेंटर हैं, तो वो यहीं पे। तो महाद्वीप में इनके बारे में मैं आपको और ज्यादा डिटेल से पढ़ाऊंगा। इसके बाद जो क्रम में हमारा अगला है वो है आपका आर्कटिक। कौन सा है भाई, तो आर्कटिक जो सबसे छोटा है, तो उसको भी देख लीजिएगा। सबसे छोटा है आर्कटिक। ठीक है, 5वां आर्कटिक महासागर, इसको क्या बोलते हैं, उत्तरीय ध्रुवीय। क्या बोलते हैं भाई, उत्तरीय ध्रुवीय महासागर है ये। और अगर बात करें तो विश्व का सबसे छोटा है। क्षेत्रफल को देखें तो लगभग
देखो ये दोनों ध्रुवों का क्षेत्रफल लगभग बराबर है, ठीक है, तो याद बना रहेगा, बहुत इजी है। दोनों ध्रुव बराबर के हैं, वो था 142 का और ये है 1,40,00,000 का। 1,40,00,000 वर्ग किलोमीटर कितना है, 1,40,000। दोनों याद बने रहेंगे ना, वो 1,42 का था दक्षिणी वाला और ये 40 का है, सबसे छोटा है। और देखो अगर इसके भी रंग की बात करें तो ये भी श्वेत है, क्योंकि दोनों ध्रुवों पर बर्फ ही जमी रहती है, पर अधिक मात्रा में अंटार्कटिका पर है, ठीक है। तो ये भी श्वेत रंग का ही है मित्रों, और विशेषता इसकी ये सबसे क्या है, छोटा है, ये सबसे छोटा है, ठीक है। और एक और बात, कभी ये पूछ लिया जाए आप लोगों से कि सबसे ठंडा कौन सा है, तो जो मैंने इससे पहले बताया था आपको, अंटार्कटिका सबसे ठंडा महासागर है, ठीक है। अब देखिए, तो ये आपके महासागर और इनसे बनने वाले कुछ क्वेश्चन थे। इसके अलावा कुछ पॉइंट हैं जिनको हम तथ्य के माध्यम से देखेंगे। तो महासागरों से जो संबंधित कुछ पॉइंट हैं, कुछ बातें हैं, वो बातें हम और पढ़ते हैं, ठीक है ना। जैसे देखो, कई बार आपको पूछा जाता है कि महासागरों की औसत लवणता, क्या औसत लवणता कितनी है। तो मित्रों, महासागरों की जो औसत लवणता है वो है आपका 35 प्रति 1,000, ठीक है। ये 1,000 लीटर जल में कितना केजी नमक निकलता है, तो 35। तो इसको कई एक जगह परसेंट लिखा होगा, पर याद रखना 35 पर 1000 होता है, कहीं भी परसेंट में ये 100 मत लगा देना। यहाँ पे कई बार ऑप्शन में ऐसे देता है 35/100, 35/1000, तो आपको याद रखना है ये महासागरों की औसत लवणता है। महासागरों की औसत गहराई की अगर बात करते हैं तो मित्रों, महासागरों की औसत गहराई 4000 मीटर है। मैंने कहा आपको ऑप्शन मिल जाएगा 3800 या 4000, इन दोनों के मध्य है, ठीक है नहीं। तो ये महासागरों की औसत गहराई है। अगला तापमान की बात करें कि महासागरों का जो तापमान है वो कब कब बढ़ता है, किन किन महीनों में, ठीक है नहीं, और दिन में कैसे बढ़ता है। तो मैं दो तरह से बता देता हूं, एक तो दिन के हिसाब से और एक माह के हिसाब से। देखो, अगर दिन की बात करें मित्रों, तो दिन में भाई कभी तो ज्यादा होता होगा, अधिक कहेंगे, कभी तो अधिक होता होगा, और कभी क्या हो जाता होगा, कम हो जाता होगा। ऐसे ही माह के हिसाब से किसी महीने में अधिक होता होगा और किसी महीने में कम रहता होगा, ठीक है। बात क्लियर हो गई। अरे हम तापमान को पढ़ रहे हैं, महासागरों का औसत तापमान, और इसमें हम दिन में तापमान देखेंगे। दिनों में मतलब दिन में तापमान कब कम होता है, जो 24 घंटे होते हैं ना दिन के, उसमें देख रहे हैं। और एक माह में मतलब पूरे वर्ष में किस महीने में तापमान क्या रहेगा आपका, ज्यादा रहेगा, और किस महीने में कम रहेगा। समझ गए ना। अब देखो, अगर हम दिन की बात करें मित्रों, और हम ये देखें कि जो इनका तापमान है न्यून कब रहता है, उच्च कब रहता है, तो अधिक रहता है दोपहर के 2 बजे। दोपहर में 2 बजे दोपहर में क्या रहता है तापमान, दोपहर लिखो मित्रों, दोपहर में तापमान अधिक रहता है समुद्रों का, और कम रहता है आपका सुबह के 5 बजे। सबसे कम अगर पूछा जाए तो सुबह 5 बजे समुद्रों का तापमान सबसे कम होता है। बात क्लियर हो गई। अरे भाई बहुत छोटी सी बात है, याद रहेगी आपको, ठीक है ना। अच्छा, अगर इसके अलावा हम महीनों की बात करें मित्रों, तो महीनों में अगर देखेंगे तो जो सबसे ज्यादा अधिक तापमान होता है वो होता है आपका अगस्त में। कब होता है, अगस्त महीने में समुद्रों का तापमान सबसे ज्यादा होता है, और फरवरी में क्या होता है, समुद्रों का तापमान सबसे कम होता है। इतनी बात क्लियर हो गई आपको, ठीक है। और कुछ बातें हैं वो और देखिए मित्रों। तो देखो, इसके अलावा अगर हम देखें तो आपने देखा होगा कि जो समुद्र हैं उनमें भाई इतने सागर हैं, महासागर हैं, इनमें से कोई तो ऐसी जगह होगी जो सबसे ज्यादा नमकीन होगी। तो सबसे लवणीय, जो सब पृथ्वी पर जो सबसे लवणीय स्थान है, सबसे नमकीन स्थान है, वो है आपका बॉन झील। कौन सा है मित्रों, बॉन झील है। ये कहाँ है, तो टर्की या जिसको तुर्की बोलते हैं वहां पे है। तो कितनी है लवणता, तो मित्रों अगर इसकी लवणता की बात करें, बॉन झील की लवणता की बात करें, तो इसकी लवणता है 330 kg। कितनी,
330 केजी प्रति 1000 लीटर पे। 1000 लीटर पानी में यहां अगर बौन झील से भर लेंगे तो कितना नमक निकलेगा? 330 किलो निकलेगा। इसके अलावा अगर दूसरे लवणता वाले स्थान की बात करें तो वो है आपका मृत सागर। मृत सागर मित्रों इसके बाद लवणता वाला स्थान है और उसकी लवणता है 280 केजी प्रति 1000 लीटर। ठीक है ना। तो ये इनकी लवणताएं हैं, लवणता अधिक लवणता वाले स्थान हैं। इसके अलावा आपको पूछा जाता है कि जो समुद्र हैं उनमें खोई हुई वस्तुओं का पता कैसे लगाया जाता है। तो आप लोग जानते होंगे समुद्रों में खोई हुई वस्तुओं का पता, समुद्र में खोई हुई वस्तुओं का पता, खोई हुई वस्तुओं का पता कैसे चलता है? तो वो चलता है मित्रों आपका सोनार से। कैसे चलता है? सोनार से चलता है, सोनार से चलता है। ठीक है नहीं? तो सोनार से एक और होती है रडार, आपने जानते होंगे आप लोग, जिसमें जो एरोप्लेन वगैरह है उनमें इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। और सोनार का जो प्रयोग है वो समुद्र में किया जाता है, महासागरों में किया जाता है खोई हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए। ठीक है ना मित्रों। और इसका जो फुल फॉर्म रहता है वो है साउंड नेविगेशन एंड रैगिंग। चाहे तो इसका फुल फॉर्म भी आप लोग देख सकते हैं। सोनार का साउंड नेविगेशन एंड रैगिंग इसका फुल फॉर्म होता है। बात क्लियर हो गई? अच्छा, इसके अलावा देखो मैं आपको कुछ कभी जल के मात्रक भी बता देता हूं यहाँ पे, है ना। तो देखो अगर हम जल में देखें, जैसे आपने देखा है कभी एक पॉइंट सुना होगा, क्यूसेक सुना है, क्यूसेक, क्यूसेक सुना होगा कि, और कई एक जगह देखा भी होगा कि उस नदी में इतना पानी, इतने क्यूसेक पानी छोड़ दिया गया, उतना क्यूसेक पानी छोड़ दिया गया। तो ये क्यूसेक है क्या? अरे भाई क्यूसेक क्या है? ठीक है। तो देखिए अगर हम क्यूसेक की बात करते हैं तो ये पानी के बहाव को बताता है। प्रति सेकंड में क्या बताता है क्यूसेक? तो ये बताता है प्रति सेकंड पानी के बहाव को, प्रति सेकंड प्रति सेकंड पानी के बहाव को बताता है ये, कि पानी की रफ्तार क्या है, बहाव। ठीक है नहीं? तो है कितना, अब कभी पूछा जाए कि एक क्यूसेक बराबर कितना होता है, एक क्यूसेक बराबर कितना होता है, तो हम कहेंगे 1 सेकंड के बराबर। तो यहाँ पे होता है कि 1 सेकंड में कितना लीटर पानी जाएगा, कितना घन लीटर पानी बहेगा। ठीक है। तो इसको कहेंगे कि घन लीटर पानी प्रति सेकंड। क्या कहेंगे? घन लीटर जल प्रति सेकंड। और अगर हम बात करते हैं एक क्यूसेक की, तो लगभग 28 लीटर जल एक क्यूसेक में चला जाता है, प्रति सेकंड में चला जाता है। बात क्लियर है? तो ये क्यूसेक हो गया। इसके अलावा देखो एक और होता है आपका बैरल, होता है एक बैरल, है ना। जैसे बैरल, गैलन, आपने पेट्रोलियम में ज्यादा सुने होंगे। पेट्रोलियम को अगर लिया जाता है, आयात निर्यात किया जाता है, उसमें ये प्रयोग में आते हैं आपके। एक होता है बैरल और एक होता है गैलन, दोनों को बता देता हूं। तो देखो मित्रों बैरल में रहता है आपका 158.9 लीटर। ठीक है। और गैलन में होता है आपका 3.78 लीटर। तो याद रखना इसका, लगभग 3.25 लीटर का एक गैलन होता है और बैरल लगभग 159 लीटर का होता है। ठीक है। अच्छा, ये बातें क्लियर हो गई होंगी। इसके अलावा कुछ और पॉइंट हैं, जैसे समुद्री सीमाएं, इनसे भी कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो वो और इसमें मैं आपको क्लियर कर देता हूं। वो और देखिए, देखो समुद्री सीमाओं की बात करें तो किसी भी देश की समुद्री सीमा कहां तक होती है और जल में समुद्री सीमाओं को कैसे मापा जाता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताने वाला हूं कि जल में जो समुद्री सीमाएं हैं, समुद्री सीमाओं को मापा जाता है, या समुद्र में जो दूरी मापना होता है, समुद्र में दूरी मापन, समुद्र में दूरी मापन होता है आपका क्या बोलते हैं उसको, नॉटिकल मील। क्या होता है? नॉटिकल मील होता है। नॉटिकल मील से, इससे दूरी मापी जाती है, नॉटिकल मील से। ठीक है। और देखो ये नॉटिकल मील कितना होता है, क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं
जैसे 1 मील बराबर आप लोग जानते होंगे, सामान्य जो मील है 1 मील बराबर कितना होता है, 1600 मीटर होता है जो आर्मी में रेस होती है। और कभी पूछा जाए कि 1 नॉटिकल मील बराबर कितना होता है, तो 1 नॉटिकल मील बराबर होता है मित्रों आपका 1852 मीटर। 1852 मीटर 1 नॉटिकल मील बराबर होता है। ठीक है, मतलब 1600 मील वाले से कुछ ज्यादा होता है। तो समुद्र में इसका प्रयोग होता है दूरी मापन के लिए। ठीक है ना। अगला देखिए, अगर हम बात करें कि जो सीमाओं की, समुद्री सीमाओं की बात करें, समुद्री सीमाएं, तो देखो समुद्री सीमाओं की जब भी हम बात करेंगे तो इनको हम बांट लेंगे, समुद्री सीमाओं को 3 तरह से बांट के देखेंगे। एक तो हम कहेंगे राज्य की, एक कहेंगे हम देश की, और एक कहेंगे हम अंतरराष्ट्रीय। कैसी कहेंगे, अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा। इस तरह से हम बांट लेंगे इसको। आपको इससे कई एक बार वीडियो में इससे बने हुए क्वेश्चन है, कई बार इससे पूछा था। ठीक है, तो आप ध्यान रखना या पिछले पेपरों को देख लेना उठा के, आपको मिल जाएगा। तो हम ये कहेंगे कि समुद्र से, यहां पे आप समझिए पहले इसको, उसके बाद ही यहां मैं आपको बना के दिखाता हूं एक चित्र के माध्यम से, जिससे कि आप समझ पाए आसानी से, है ना। देखो ऐसे समझो जैसे इंडिया है, इंडिया को ले लेते हैं, ये इंडिया है और इस इंडिया में ये तटीय रेखा ही तो है भाई। अरे इंडिया प्रायद्वीप है, इसके इधर 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 पानी है। तो यहां से मान लीजिए, यहां से कहीं से भी ले लो, यहां से अगर हम समुद्र में अंदर की तरफ जाएं तो कितनी दूर तक राज्य टैक्स लेगा या राज्य की सीमा होगी, कितनी दूर तक जो सीमा होगी वो देश की सीमा होगी, और अंतरराष्ट्रीय सीमा कहां तक होगी। बात क्लियर है। ये चीज मैं आपको बताना चाहता था जो कई बार एग्जाम में आती है। तो देखो समझो, यहां से यहां तक जो दूरी है, राज्यों की सीमा रहती है 12 नॉटिकल मील। कहां तक रहती है, 12 नॉटिकल मील तक। 12 नॉटिकल मील तक जो रहता है मित्रों, वो राज्य रहता है, राज्य के हस्तक्षेप कर सकता है राज्य। यहां तक, यहां से ये 0 है, अरे 0 से यहां 12 है, तो 0 से 12 तक राज्य की। क्लियर हो गया। अब देखो 12 से आगे, ठीक है, 12 से आगे 24 तक किसकी रहती है, देश की। ठीक है, अगर पूछा जाए कहां तक रहती है, तो 24 नॉटिकल मील तक ये सीमा से है। ठीक है, नहीं, या आप ऐसे कहिए कि 12 से 24 नॉटिकल मील तक किसकी रहती है, तो 12 से 24 रहती है किसी भी देश की। और अंतरराष्ट्रीय की बात की जाए तो 200 नॉटिकल मील तक होती है आपकी अंतरराष्ट्रीय सीमा। 200 नॉटिकल मील तक क्या होती है मित्रों, आपकी अंतरराष्ट्रीय सीमा होती है। ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा देखो, अगर हम बात करते हैं, आपको कुछ समुद्री शब्द हैं वो और मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद फिर क्लास खत्म करेंगे। ठीक है, तो जैसे देखो, जैसे कुछ समुद्री शब्द हैं जो एग्जाम में आ जाते हैं और महत्वपूर्ण भी हैं। आपको ये पूछ लिया जाएगा कभी कभी, सागर क्या है, खाड़ी क्या है, गल्फ क्या है, प्लैंकटन क्या है। तो वो कुछ पॉइंट और हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे देखो क्रम से, पहला देखो सागर क्या होता है। महासागर बताया था, महासागर बता दिया था मैंने, लवड़ी जल का एक बहुत बड़ा क्षेत्र महासागर कहलाता है। सागर क्या होता है, तो हम कहेंगे कि इसमें भी लवड़ीय जल है, पर महासागरों से ये छोटी जल राशियां हैं जो महासागरों से जुड़ी हुई हैं और भूभाग से दो तरफ से घिरी हुई हैं। ये क्या है, तो भूभाग से दो तरफ से घिरी हुई हैं, दो तरफ से, दो भूभागों से घिरी हुई हैं और महासागरों से जुड़ी हुई जल राशियां क्या कहलाती हैं, तो सागर कहलाती हैं। इनके अलावा एक शब्द होता है खाड़ी, या मित्रों उसको बोल देते हैं गल्फ। कभी कभी एग्जाम में गल्फ के नाम से आ जाता है, स्टूडेंट विचलित हो जाते हैं, क्या है क्या आ गया। तो खाड़ी या गल्फ क्या होता है, तो इसको कहेंगे कि तीन ओर से भूभाग से घिरे हुए जलराशि, क्या कहेंगे, तीन ओर से, अरे जैसे प्रायद्वीप होता है ना, तीन ओर जल से घिरा हुआ जो भूस्थल है उसको बोलते हैं हम प्रायद्वीप। ऐसे ही खाड़ी किसे बोलते हैं, तो तीन ओर से भूभाग से घिरी हुई जलराशि,
घिरी हुई जल राशि क्या कहलाती है मित्रों? तो घिरी हुई जल राशि कहलाती है आपकी खाड़ी या गल्फ कहलाती है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं आपको कि बैंक क्या होता है और गर्त क्या होता है, बैंक क्या होता है मित्रों और गर्त क्या होता है, ये पढ़ेंगे। और इसके अलावा एक और है कटक। ठीक है, तो पहले इसमें कटक देखो, कटक क्या होता है? तो कटक कहेंगे महासागरों में पाए जाने वाले पर्वत, पाए जाने वाले जो पर्वत हैं उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? तो उन्हें बोलते हैं कटक। महासागरों में पाए जाने वाले पर्वतों को कटक कहा जाता है। अगला गर्त क्या होता है? तो गर्त मैंने आपको भी बताया था, गर्त होता है गहरा स्थान या महासागरों का निम्नतम बिंदु, महासागरों का निम्नतम बिंदु, जिसे हम लोग गर्त को खाई भी बोल देते हैं। ठीक है, तो इन्हें गर्त कह दिया जाता है। अगला कौन सा था क्रम में? बैंक और था एक, है ना, बैंक। अब बैंक क्या होता है, कहां बनते हैं? तो देखो मित्रों, इंपोर्टेंट है, याद रखना इसको। बैंक वो क्षेत्र होता है जहां दो जलधाराएं मिल रही हों, जहां दो जलधाराएं मिल रही हों। कौन कौन सी? तो एक ठंडी जलधारा और एक गर्म। मतलब ये कहेंगे कि जहां ठंडी और गर्म जलधारा मिल रही हो वो क्षेत्र क्या कहलाता है? बैंक कहलाता है। और इन्हीं बैंकों में मछलियां बहुत ज्यादा पाई जाती हैं। इनको फिश बैंक भी कहा जाता है। क्या? फिश बैंक जैसे। और इनको क्या कह दिया जाता है? तो इनको प्लंकटन, इनको प्लंकटन। कभी पूछ लेगा प्लंकटन घासें कहाँ रहती हैं? ठीक है, नहीं? तो ये प्लंकटन यहाँ बैंक में ही घासें पाई जाती हैं जहाँ बहुत ज्यादा मायने में मछलियां रहती हैं। ठीक है मित्रों, तो याद रखना। तो ये कुछ इससे संबंधित वर्ड थे। अच्छा, एक और पॉइंट बताना है इसमें, फिर वो है आपका नितल। कई एक बार आपको महासागरीय नितल पूछ लेगा, हालांकि ये छोटी परीक्षाओं में तो कम ही पूछा जाता है। नितल, नितल क्या होता है? तो इसे और समझिएगा। ठीक है, देखिए मित्रों, नितल क्या है? नितल को देखिए तो देखो, नितल मतलब होता है नीचे की तरफ तल। ध्यान पूर्वक समझना इसको, यहां समझाता हूं नितल क्या है। देखो, अगर हम बात करते हैं समुद्रों की औसत गहराई की, तो मैंने आपको अभी बताया था महासागरों की जो औसत गहराई है मित्रों, महासागरों की औसत गहराई कितनी है? तो मैंने कहा था कि लगभग 4000 मीटर है। और कभी ये पूछे कि स्थल मंडल की, अरे भाई कभी ये भी तो पूछ सकता है कि स्थल मंडल की औसत ऊंचाई कितनी है? स्थल मंडल की औसत ऊंचाई कितनी है? तो वो याद रखना मित्रों 1840 मीटर है। कितनी है? 1840 मीटर है। ठीक है, अब देखो इस शब्द पे आओ, नितल क्या है? समझो इसको, नितल क्या होता है। तो ऐसे समझो जैसे ये पृथ्वी है। ठीक है, पृथ्वी से मैंने कहा ये स्थान उठे हुए हैं भाई, ये ऊंचा स्थान है पृथ्वी पे, जगह जगह पहाड़ टाइप के। ठीक है, नहीं? तो ये उठा स्थान हो गया। अब पृथ्वी का जो तल है भाई यहीं से तो शुरू होगा, यहीं से तो महासागर शुरू होगा ना। यहां से महासागर धीरे धीरे इस तरह से जाएगा, इस तरह से तो होगा महासागर। ऐसे मान लीजिए कोई महासागर बन गया, ये बन गया मित्रों महासागर। बात क्लियर हो गई? अब ये पृथ्वी है। अच्छा हाँ, एक बात और इससे नितल से याद आ गई मुझे। आप लोगों को कई एक बार जब आप रेलवे स्टेशन वगैरह पे जाते होंगे तो वहां आपने लिखा देखा होता कि समुद्र से ऊंचाई लिखा देता होगा कि 1857 मीटर के समुद्र से औसतन ऊंचाई। तो उसका जो तल लिया गया है, ये समुद्र से ऊंचाई कहां से चेक की जाती है? तो याद रखना वो की जाती है चेन्नई से। कहां से है? तो चेन्नई से। चेन्नई से ही सारे भारत में वो स्टेशनों पर जो लिखे जाने वाली ऊंचाई है उसको निर्धारित किया गया, याद रखना। अब यहाँ आ जाइए, तो मैंने कहा कि ये पृथ्वी है, यहाँ से ऊपर ये ऊंचा है, यहाँ से ये नीचा है। तो इन क्षेत्रों को 4 भागों में बांट लिया गया है। इन क्षेत्रों को 4 भागों में बांट लिया गया है। ठीक है, नहीं?
अब देखिए, जब इन क्षेत्रों को 4 भागों में बांटा गया है तो वे कौन कौन से भाग हैं इसके, वो समझिएगा। तो सबसे पहले हम लोग बोलते हैं उसको मग्न तट। क्या बोलते हैं? ये जो वाला है, ये वाला जीरो वाला, ये क्या है? यहां से शुरू होता है भाई, तटाई तो है ये भूखंड हो गया, और ये जल हुआ, तो भूखंड और जल क्या होता है? तट। तो इसको बोलते हैं मग्न तट। क्या है ये? मग्न तट है। किलो अंदर गहराई की बात करें तो कितनी होगी? यहाँ कोई नहीं, जीरो होती है, यहाँ तो ऊपर ही पानी होता है। इससे अगर हम नीचे जाएं, एक होता है आपका 3000 पर, 3000 मीटर पर। उसके बाद एक तल होता है आपका 6000 पर, और एक होता है आपका 9000 पर, जो सबसे न्यूनतम बिंदु होता है। ठीक है ना? तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपका 6000 और 9000, और ये क्या है। हाँ, अब देखिए इसमें जो आपका ये 300 वाला है मग्न तट, तो मग्न तट के बाद जो रहता है आपका वो है क्रम में मग्न ढाल और फिर महासागरीय मैदान। ये क्या है? तो ये है आपका मग्न ढाल और ये है आपका महासागरीय मैदान, और उसके बाद फिर जो लास्ट वाला है वो है आपका महासागरीय गर्त। क्या है आपका? महासागरीय गर्त है। ठीक है? तो इस तरह से ये इसके नितल हैं। नितल का मतलब नीचे को जाने वाले तल, इस तरह से हैं, इस क्रम में है। एक और बात मैं आपको बताऊं कि जो इसके नितल होते हैं ये कैसी चट्टानें हैं, तो कभी पूछ लिया जाए कि नितल चट्टान कैसी होती है, तो ये बेसाल्ट होती हैं। कैसी चट्टानें हैं? तो बेसाल्ट चट्टानें हैं, याद रखना। महासागरों के जो नितल हैं वो बेसाल्ट चट्टानों के बने होते हैं, जबकि पृथ्वी के अंदर जो भूगर्भ वगैरह है वो सब किससे बना हुआ है? तो अवसादी चट्टानें हैं। ठीक है मित्रों, तो आज के लिए बस यही था, और मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो में। अगर आप लोगों को मेरी क्लासें पसंद आ रही हैं, अच्छी लग रही हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है मित्रों, जय हिंद, जय भारत। पढ़ो पढ़ाओ, लाइव बनाओ, HPGS जोन।